बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 न्यू बुक का हम चैप्टर 10 कर रहे हैं और हमने चैप्टर 10 की सारी एक्सप्लेनेशन कर ली। आज हम इंशाल्लाह ताला उसके एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद उसके सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देके मार्क करवाऊंगी मैं आपको, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक. Waves spread out from where the stone hits the water and travel to the bank of the lake. She noticed that 10 waves reaches the side of the pond in a time of 5 seconds. What is the frequency of the wave? इसमें हमें frequency find out करनी है। उन्होंने कहा है कि एक लड़की ने एक लेक के अंदर एक पत्थर फेंका तो उसने नोटिस किया कि 10 वेव्स जो हैं 5 सेकेंड में पहुंच रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं साइड के ऊपर। यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, जितना भी टाइम हमारा लगा होता है। तो फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। नंबर ऑफ वेव्स कितनी थी, उसने कहा था 10 वेव्स आ रही थी और 5.0 सेकेंड में। 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आ जाते हैं, 2.0 हर्ट्ज। और ये हमारा आंसर इसके अंदर है बुक में। इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए थे, सी ऑप्शन है 2.0 हर्ट्ज एग्जैक्ट, ये सी ऑप्शन आ गया। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाटर वेव्स कैन बी यूज टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। वाटर वेव्स में हमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन दिखाई देता है। फॉर ईच ऑफ दीज विच शोज वेदर और नॉट द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स चेंज। कहते हैं इनमें से कौन सी चीज सही है, कि कहता है कि स्पीड ऑफ वाटर जो है वो चेंज होगी। किस में चेंज होती है, रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होती। तो रिफ्लेक्शन का आंसर मैं यहाँ लिख लेती हूँ, नो होगा। रिफ्रैक्शन में चेंज हो जाती है स्पीड, जब भी वो डीप से शैलो में आता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यस, रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होगी। डिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो इसमें नो आ जाता है। तो हमारे पास आंसर है नो, यस, नो। अब इस ऑप्शन में देखिए कौन सा है, सी वाला है, नो, यस, नो। तो हमने सी पे मार्क कर दिया। सिर्फ ये पूछा था कौन इनमें से कौन से फिनोमेना के अंदर जो है स्पीड चेंज हो रही है। तो हमने कहा रिफ्लेक्शन में नो है, रिफ्रैक्शन में यस है एंड डिफ्रैक्शन में नो है, तो सी आ गया। ये डायग्राम जो शो कर रही है, इसको हमें ये बताना है कि कौन सी डायग्राम जो है हमें बता रही है। पढ़ लेते हैं इसको पहले। द डायग्राम शो वाटर वेव्स दैट मूव मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू शैलो वाटर। इसमें कौन सी डायग्राम से पता चल रहा है कि वाटर वेव्स जब डीप वाटर से शैलो वाटर में आई, लेकिन डीप के उन्होंने डार्क दिखाया और उसको लाइट दिखाया। डीप से शैलो में आई तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई। तो कौन सी डायग्राम से पता चल रहा है, और स्लो कब होगी, जब वो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन इनमें से कौन सी डायग्राम में नजर आ रहा है। हमने रिफ्रैक्शन की जो पढ़ी थी एक्सप्लेनेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी वाटर वेव डीप से शैलो में आती है उनका रास्ता जो होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, वो रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इनमें से कौन सी है, इसमें तो यूं सीधे जाता रहा, इसमें ये बिल्कुल बिल्कुल टेढ़ी हो गई। इसके अंदर इनकी वेवलेंथ चेंज हो गई, यहाँ चौड़ी लाइन है, यहाँ पतली लाइन है। और इसके अंदर उन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ उसका पैथ जो है, रास्ता जो है वो चेंज हो गया और स्पीड भी चेंज हो गई। तो इसमें सी वाला हिस्सा आएगा, यानी कि रिफ्रैक्शन। ये इस डायग्राम से रिफ्रैक्शन पता चल रहा है कि इसकी स्पीड जो है यहाँ से आते आते यहाँ पर कम हो गई है। अब हम देखते हैं फोर्थ। द डायग्राम शोज अ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। इन्होंने डायग्राम में भी दिखाया कि वाटर वेव्स हैं और ये एक गैप, बैरियर गैप के पास आ रही है। देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बैरियर लगा हुआ है और यहाँ पे ये गैप है, बैरियर के बाद थोड़ा सा गैप है। तो कहते हैं द वेव रीच पॉइंट। अब वेव जो है वो पी पे कैसे आ जाएंगी, ये हमें बताना है क्यों आ जाएंगे पी पे, क्योंकि इनके पास बीच में तो गैप है ना, इनको तो यूं सीधा जाना चाहिए। ये पी पे क्यों आ जाएंगी, पी पे इसलिए आ जाएंगी डिफ्रैक्शन की वजह से। जब वेव्स आके इस गैप बैरियर पे टकराएंगी, यहाँ पे भी तो टकराएंगी ना, बैरियर पे टकराएंगी तो क्या होगा, ये सर्क्यूलर हो जाएंगी, इसके इर्द गिर्द अराउंड फैल जाएंगी। जब ये इसके अराउंड फैलेंगी तो पी पर भी आ जाएंगी, इसलिए डिफ्रैक्शन इसका आंसर आएगा। पी पे किस वजह से पहुंचेंगे, डिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन में सर्क्यूलर हो जाएंगी टकराकर। तो डिफ्रैक्शन आंसर आ जाएगा, ए इसका आंसर है। वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू शैलो वाटर रीजन देन रिफ्रैक्टेड। तो जब वाटर वेव्स डीप से शैलो वाटर में आती हैं तो रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव विच विल रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहती है। अभी हमने पढ़ा कि जब भी डीप से शैलो में आती है तो उनकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ए और सी तो नहीं है। वेव लेंथ भी चेंज हो जाती है, इसमें हमने देखा वेव लेंथ भी चेंज हुआ है, लेकिन सिर्फ फ्रीक्वेंसी है जो रिमेन कांस्टेंट, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। नंबर इसमें आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 6 है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स वेव का नहीं है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वेव में होता है।
पीरियड भी होता है, वेलोसिटी भी होती है, मास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वेव का। When an oscillating body is in simple harmonic motion, its maximum speed occurs when the object is at its। कहते हैं जब कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कौन से पॉइंट पर होती है? उसकी मैक्सिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, लोएस्ट पॉइंट पर होती है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, या एक्सट्रीम पॉइंट पर। तो इसका आंसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आएगा। ये हमने उसमें भी करके देखा हुआ है कि अगर ये हमारा एक पेंडुलम है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट या ओ या जीरो जो भी नाम दे सकते हैं हम। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसकी जो भी हाईएस्ट स्पीड होगी, क्योंकि जब नीचे आएगा यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो है नहीं रुकेगा इस हाईएस्ट स्पीड की वजह से और इनर्शिया की वजह से। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इन एन ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम, एक ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम में द बॉब एक्सीलरेट फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू। कहते हैं जब पेंडुलम का बॉब जो होता है वो सबसे ऊंची एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो बॉब नीचे क्यों आता है, एक्सीलरेट क्यों करता है? इनर्शिया की वजह से नहीं, हाईएस्ट पोजीशन से इनर्शिया की वजह से नहीं आता। टेंशन इन द स्ट्रिंग की टेंशन की वजह से नहीं। विंड हवा से भी नहीं आता, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। जब ये इस जगह से हाईएस्ट से इस तरफ नीचे की तरफ आता है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। ये आगे हमारे पास डी आंसर। इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम द मीन पोजीशन इज एट, अर्थ में होगी, फ्लोर में होगी, बाउल के सेंटर में होगी, या एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी? उसके सेंटर में होगी। जब हम बाउल वाला वो करते हैं तो ये जो उसका सेंटर होता है यही उसकी मीन पोजीशन होती है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है और ये मीन पोजीशन जो होती है ये इसका सेंटर में होती है। तो इसमें आ जाएगा आंसर सेंटर ऑफ द बाउल इज द मीन पोजीशन। ऑसिलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऑसिलेशन डैम्प क्यों हो जाते हैं? लीनियर मोशन की वजह से नो, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यस, मैकेनिकल फोर्स की वजह से नो। तो ऑक्सीलेशन डैम हो जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। सी आंसर आएगा इसका। क्वेश्चंस एमसीक्यूज तो हमारे हो गए, अब स्ट्रक्चर क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन द टर्म ट्रांसवर्स वेव। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसवर्स वेव की टर्म बताएं। ये मैंने आपको मार्क भी कराई है और ये मैंने जब यूनिट 10 टॉपिक 10.1 कराया है 10.1 अगर आप लिख के सर्च करें टॉपिक 10.1 चैप्टर 10 फिजिक्स न्यू बुक, ये लिख के आप सर्च करें, सिर्फ टॉपिक का नंबर डालें तो आपके पास आ जाएगा क्लियरली। टॉपिक 10.1 में मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव की टर्म भी बताई है और सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की टर्म भी बताइए और उनके साथ इनकी मैंने एग्जांपल्स भी दिए। आप भी इसके साथ एग्जांपल दें और इसके साथ भी डेफिनेशन और एग्जांपल। टॉपिक के अंदर आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आंसर भी उसमें मार्क हुए हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का भी टॉपिक 10.1 के अंदर ही है। ये चारों क्वेश्चन टॉपिक 10.1 में आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। मैं अगर अभी ये सारे दोबारा कराऊंगी तो उसमें टाइम ज़ाया होगा, उसमें आपको समझ भी आएगा और मार्क भी कराया है मैंने। इसके बाद टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैकेनिकल वेव्स। ये आप बुक से ही करेंगे जो मार्क करा हुआ है टॉपिक में देखने के बाद। उसके बाद इसका पार्ट बी है हाउ कैन यू से दैट मैकेनिकल वेव्स आर ऑल्सो मटेरियल वेव्स। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या लिखेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो मटेरियल वेव्स होती हैं। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। द मैकेनिकल वेव्स आर द मटेरियल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मटेरियल वेव्स हैं बिकॉज दे ओनली प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम, क्योंकि उनको सफ़र करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो सिर्फ एक मीडियम के थ्रू ही प्रोपेगेट करती हैं। और यू कैन से, और यूँ भी कह सकते हैं दे नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। उनको एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेट करने के लिए, इसलिए वो कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। एंड देयर स्पीड डिपेंड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पेक्टिव मीडियम। और उनकी स्पीड जो है वो उस पर ही डिपेंड करती है जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनकी स्पीड होती है। ये तो हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट बी आंसर आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मैटर। वेव्स का मतलब है कि जो मैटर है उसका ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, मैटर के ट्रांसफर के बगैर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एवरी डे लाइफ एग्जाम्पल। आपने इसको अपनी डे लाइफ एग्जाम्पल से बताना है। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास से लिखी हैं और आप भी अपने पास से बना सकते हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर है वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। वेव जो है ट्रांसफर करती है एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। इसकी एग्जांपल है वी हियर साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक बीटिंग ऑफ ड्रम।
हम दूर की आवाज़ भी सुन लेते हैं, जैसे कि कोई ड्रम कहीं पे बज रहा हो तो हमें आ जाती है हमारे कानों में। द साउंड वेव ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ टू आर एयर्स। जो साउंड वेव्स हैं उन्होंने एनर्जी को हमारे कानों पे ट्रांसफर करते हैं, वेयर दे क्रिएट वाइब्रेशन, वो वहां जाके वाइब्रेशन क्रिएट करती है, एंड वी हियर द साउंड, और हमें साउंड सुनाई देती है। ये एक एग्जाम्पल आ गई हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर की। उसके अलावा दूसरी जो है, हम वी ऑब्जर्व टाइड्स इन द सी, हम समंदर में लहरें देखते हैं। दे ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स, बहुत किलोमीटर सफर करती हैं। वाटर मूव्स अप एंड डाउन, उसमें वाटर तो अप एंड डाउन मूव करता है, और साथ साथ जब वो मूव करता है अप एंड डाउन तो एनर्जी को ट्रांसफर करता रहता है, एंड ट्रांसफर द एनर्जी। मैटर इज नॉट ट्रांसफर इटसेल्फ, इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा होता। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं। आप तीसरी एक और एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरी एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं रोप वाली, ये अपनी डेली लाइफ से इन्होंने कही थी, तो ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको ये टर्म्स बतानी है। नंबर 1 है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी डिफाइन किया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये एक वेव होती है हमारे पास, फिर भी मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट वाली चीजें आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगी। तो इसका जो मेन पॉइंट होता है ना, यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से शुरू नहीं हो रही, यहाँ से शुरू नहीं हो रही, यहाँ से शुरू हो रही है। मेन पॉइंट से इसके हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये भी 10.2 में 10.2 टॉपिक आप डालेंगे उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी है, उसमें पीरियड भी है, फ्रीक्वेंसी भी उसी के अंदर मिलेगा आपको, वेवलेंथ भी उसमें मिलेगा। वेवलेंथ का मैंने आपको बताया था, जैसे ये डायग्राम है, तो ये दो क्रेस्ट होते हैं, और ये इसके लोएस्ट, ये हाईएस्ट पॉइंट जो होते हैं क्रेस्ट होते हैं, और इसके लोएस्ट पॉइंट जो होते हैं ये ट्रोफ्स होते हैं। 2 ट्रोफ्स के बीच का डिस्टेंस, एक ट्रोफ से दूसरे ट्रोफ, यहाँ से यहाँ तक का, या 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो है ये कहलाता है लैम्डा या वेवलेंथ। ठीक है, अब ये इसका डिस्क्रिप्शन जो है वही 10.2 आप देखेंगे, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है, मार्क भी कराया हुआ है और समझाया हुआ भी है। ये चारों उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। इसकी डेफिनेशंस 1-1, 2-2 लाइन की हैं। उसके बाद पार्ट बी है ड्राइव द फॉर्मूला V इज एफ लैम्डा। यही 10.2 में ये भी मौजूद है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करने का पूरा डिस्क्राइब है। सिर्फ आपने टॉपिक लिखना है, टॉपिक नंबर 10.2 चैप्टर या यूनिट नंबर 10 फिजिक्स न्यू बुक, ये आप डालें, आपके पास बिल्कुल क्लियरली आ जाएगा। टॉपिक के नंबर से मैंने इसीलिए वीडियो में भी उसमें डाला है और पढ़ाया भी इसी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन 6 का ए जो है व्हाट इज अ रिपल टैंक एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ये भी उसमें एक्सप्लेन है और रिपल टैंक का पूरा डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद है इसका पार्ट है बी डिफाइन द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट भी इसी के साथ है, इसी टॉपिक के साथ 10.2 में है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 भी पूरे सारे पार्ट हैं। 7 में है रेफरेंस एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कंसर्निंग द रिपल टैंक। रिपल टैंक के अंदर किस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो वाइब्रेटरी बॉडी जो लगी होती है वाइब्रेशन पैदा करके, ये भी इसी 10.2 के टॉपिक में आपको क्लियरली मिल जाएगा, मार्किंग भी करीब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी इसी के साथ है, ये इससे ही रिलेटेड है। आगे हम बल्कि डिफ्रैक्शन इससे रिलेटेड नहीं है, डिफ्रैक्शन अलग है और ये अलग है, मैंने गलत बोल दिया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब इसके लिए आपको टॉपिक 10.3 देखना पड़ेगा। टॉपिक 10.3 में मिलेगा आपको ये। टॉपिक 10.3 में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। इसमें हमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन देनी है। उसका पार्ट भी है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी बॉडी को सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, ये इसका आंसर मैं लिखवाती हूँ आपको, ये आप लिख लें और समझ लें अच्छी तरह से। द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी भी बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं वो अब हम बताते हैं। नंबर 1, द बॉडी मस्ट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन या मीन पोजीशन। बॉडी को आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करनी होगी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, आगे पीछे। नंबर 2, द एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी बिल्कुल बराबर होगा, वो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उस डिस्प्लेसमेंट के। जितने डिस्टेंस पे वो जाएगी एक साइड पे उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन भी उसके ही इक्वल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब बिल्कुल एक चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। -x जो है डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट क्या आया कि एक तो ऑसिलेशंस होने चाहिए मीन पोजीशन पे, यानी ऑसिलेटरी मूवमेंट होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के
प्रोपोर्शन होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, ये एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके मीन पोजीशन की साइड पर होनी चाहिए। जो उसकी मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस मीन पोजीशन की साइड पर होनी चाहिए। तो ये 3 इसकी कंडीशंस हैं, इनको कंडीशंस भी कह सकते हैं एसएचएम की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस हमने बता दी नेसेसरी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन एसएचएम इन पेंडुलम। आपने एसएचएम बतानी है पेंडुलम में, और इसको आपने किसकी हेल्प से बतानी है, डायग्राम बना के। ये मैंने जो है इसका 10.4 यूनिट आप सर्च करेंगे, टॉपिक 10.4 पूरा इसमें एक्सप्लेन किया और मार्क भी करवाया बुक में से कि क्या क्या इसका आंसर है। इसका पार्ट ए हो जाएगा 10.4 से। पार्ट बी है इसका, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग द फॉर्मूला गिव्स एसएचएम। सिंपल पेंडुलम अगर किसी में एसएचएम हो रही हो तो उसका फॉर्मूला, उसका टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/g के। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द पीरियड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन। तो कहते हैं पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इंक्रीज कर दें। क्या इंक्रीज कर दें, एक तो उसकी लेंथ, दूसरा उसका मास। तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे तो ये मैंने उस वक्त भी बताया था एक टॉपिक के साथ, लेकिन मैं इसका भी आपको आंसर लिखवा रही हूँ। पढ़ते हैं हम इसको। इन सिंपल पेंडुलम द पीरियड विल ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लेंथ। कहते हैं हम कि अगर सिंपल पेंडुलम का पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर उसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर दें तो। सो द टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन द लेंथ, क्योंकि टाइम पीरियड जो है डिपेंड करता है लेंथ पे। ये इसका आंसर आ गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 था मास। अब हम बताते हैं मास का क्या असर होगा। द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। मास किसका है, वो बॉब का है जो उसमें लटकाया हुआ है। कहते हैं हम लिखते हैं इसका आंसर है द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का पीरियड इंडिपेंडेंट होता है मास से, यानी कि उसका मास से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ द मास इज इंक्रीज। अगर मास इंक्रीज कर देंगे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन पेंडुलम, पेंडुलम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन एसएचएम इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन एसएचएम का 10.4 में ही इसके साथ ही करवाया हुआ है मैंने। जिसमें पेंडुलम है 10.4 में, उसमें ही जो है बॉल एंड बाउल सिस्टम भी है। क्वेश्चन 11 का पार्ट बी है, व्हाई इज द मोशन ऑफ अ बॉल इन द बाउल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज मैक्सिमम एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहते हैं कि बॉल एंड बाउल में जो सिस्टम है उसके अंदर एसएचएम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम क्यों होती है। तो इसकी रीजन जो है ये है कि जब उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब होता है बॉल, तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है या वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए एसएचएम भी मैक्सिमम हो जाता है। अब जो लिखा है मैं आपको वो पढ़ के सुना देती हूँ किस तरह से इसका आंसर बनेगा। इन बॉल एंड बाउल सिस्टम एसएचएम इज एग्जीक्यूट्स बिकॉज बॉल मूव्स टू एंड फ्रो। एसएचएम इसलिए है बॉल एंड बाउल सिस्टम में क्योंकि बॉल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है एट इट्स मीन पोजीशन ओ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो जो उसकी मीन पोजीशन है वही उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहला सकती है। एट मीन पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सो द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट्स वाई वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है, कम से कम होता है। हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या चीज है, ये भी 10, इसके लिए आपको 10.5 का टॉपिक देखना होगा। 10.5 में डैम्प्ड ऑसिलेशन का टॉपिक पूरा क्लियर हुआ है और मार्किंग भी करी हुई है इसकी कि इसका आंसर क्या है। इसका पार्ट भी देखते हैं, हाउ डज डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। इसका पार्ट कहता है, पार्ट बी में कहते हैं कि कैसे जो है ऑसिलेशंस जो है उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग में। तो हम बताते हैं कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है। द फ्रिक्शन फोर्स नॉट ओनली डिक्रीज द एम्पलीट्यूड बट ऑल्सो स्लाइटली रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी। जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो एम्पलीट्यूड को भी डिक्रीज कर देती है, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस कर देती है। व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आर फेडेड अवे। जब फ्रिक्शन की फोर्स जो होती है वो क्या करती है, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देती है ऑसिलेशंस के,
और उसको फेड अवे कर देती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करना शुरू कर देती है ओवर टाइम आफ्टर मैनी वाइब्रेशंस, और बहुत सारे वाइब्रेशन के बाद आखिरकार वो फेड अवे हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, इसका पार्ट है सी। अ बॉय स्विंगिंग इन द स्विंग, एक बच्चा झूला झूल रहा है। एक्सप्लेन वाई इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूस प्रोग्रेसिवली विद टाइम, या एक्सप्लेन करें कि उसके एम्पलीट्यूड जो है, जो उसके झूले की जो उसका एक वो होता है कम क्यों हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। व्हेन अ बॉय स्विंग ही अप्लाई फोर्स फ्रॉम हिज फूट, जब कोई बच्चा या कोई भी इंसान झूला झूलता है तो वो अपने पाँव की फोर्स को जमीन पे लगाता है ऑन द लैंड, ठीक है। अप्लाई द फोर्स ऑफ हिज फूट ऑन द लैंड, अपनी जमीन के ऊपर पाँव मारता है। सो लैंड पुश हिम फॉरवर्ड, जिसकी वजह से लैंड जो होती है उसको फॉरवर्ड पुश करती है। हम न्यूटन का लॉ पढ़ के आए हैं ना, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो रिएक्शन के तौर पे वो हमें पुश फॉरवर्ड करती है। बट द फ्रिक्शन ऑफ द एयर रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग, जो हवा में फ्रिक्शन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम ऑसिलेशन कर रहे होते हैं, ऑसिलेशन को आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन जो होती है कम कर देती है डैम्प ऑसिलेशन की वजह से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, आगे पढ़ लेते हैं। बट द फ्रिक्शन ऑफ द एयर रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग एंड फेड अवे आफ्टर सम ऑसिलेशन, कुछ ऑसिलेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर देती है। इफ ही डज नॉट अप्लाई मोर फोर्स फ्रॉम हिज फुट, अगर वो अपने पैरों की मजीद फोर्स नहीं लगाएगा, आफ्टर सम टाइम द ऑसिलेशन विल फेड अवे, आखिरकार ऑसिलेशन जो होते खत्म हो जाएंगे, उसकी जो मूवमेंट है कम हो जाएगी। एंड फाइनली इट विल स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ड्यू, और यूं भी लिख सकते हैं, और आखिरकार वो स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू द डैम्प ऑसिलेशन की वजह से, डैम्प ऑसिलेशंस की वजह से, ठीक है। फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, ऑसिलेशंस, डैम्प भी लिख सकते हैं। अब ये हमारी सारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, और हम टॉपिक्स जो है करवाए मैंने पहले 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और वर्कड एग्जाम्पल, इन चारों चीज़ों के मैंने लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आपको जो भी टॉपिक देखना हो, समझना हो, आप उस टॉपिक पे के लिंक पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। उसके अलावा इसको तलाश करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप सर्च के अंदर जाके टॉपिक का नंबर लिखें, अगर सपोज करें टॉपिक 10.4 चैप्टर 10 या यूनिट 10 लिखें, और फिजिक्स न्यू बुक लिखें, और क्लासिक ट्यूशन लिखें। जब आप ये पूरा लिखेंगे तो आपके पास इसके जो बाकी का दूसरा पार्ट होगा वो इजीली आ जाएगा। तो आप उसमें सर्च करके भी अपना इस टॉपिक को ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं।